हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। सी एस सेंटर दिल्ली यूपी पीसीएस 2023 का जो मेंस होने वाला है उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हम एक अपनी सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम मैक्सिमम डायमेंशन कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो उम्मीद की जाती है या फिर जो अभी तक एग्ज़ाम होते आए रहे हैं, या जैसे यूपीएससी का आईएएस या फिर यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसको लेकर के उनके एक्सपेक्टेशन और उनके अब तक के पूछे गए सवाल के पैटर्न पे जो है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और उसी का आधार हम बना करके अपनी चीज़ों को करेंगे। आज यहाँ पे जो हम मेंस के लिए क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं, ये हमारा जो रहेगा सेपरेशन ऑफ द पावर। ठीक है, शक्ति का विभाजन। हम इसमें पूरा बेसिक से एडवांस लेवल पे चलेंगे और चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में क्या कही गई हैं और किस हिसाब से कही गई हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस अपने कोर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें कि हम जो सीरीज चला रहे हैं मेंस के लिए, इसमें देखिए दोनों लोगों के लिए फ़ायदा करेगा। जो प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, जो इस साल 2023 के आने वाले मेंस में अपीयर हो रहे हैं, आपके दिमाग में आएगा कि कैसे ये जो कि बेनिफिट करेगा। देखिए, हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल करेंगे, वही टॉपिक हम कवर करेंगे जो करंट अफेयर विद स्टैटिक्स से जुड़ा रहा हो और जहाँ से उम्मीद की जाती है या फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल या फिर वहाँ से कुछ पार्ट को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ द पावर है, शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन हमें पता होना चाहिए, इसका ओरिजिन कहाँ से है और हमारे संविधान में किस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, और सेपरेशन ऑफ द पावर का मतलब क्या होता है और इसके लिए हम और क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो देख सकते हो आप, हेडिंग जो मैंने लिखा है यूपी पीसीएस 2023 मेंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जीएस पेपर। जैसे हमारा अब यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, अब उसमें टोटल जो है कि टोटल 6 पेपर हो गए हैं। ठीक है, इसमें जो मैं पॉलिटी का कवर करूंगा या फिर अदर जो एग्जाम्स कवर करूंगा या फिर जो इसमें अदर टॉपिक कवर करूंगा, उसमें क्या क्या, जैसे मान लीजिए अभी तो आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कवर करेंगे। ऐसे करके हम कम से कम 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से मैं कवर करूंगा, जो आपका पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 5 में जो कि काम करेगा। कुछ आपका गवर्नेंस या फिर पेपर नंबर 4 में भी काम करेगा। जो बात की जाती है एथिक्स गवर्नेंस, एथिक्स की जो बात की जाती है, एथिक्स इन गवर्नेंस में बात की जाती है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ द पावर है, और इसमें हम जो कि पेपर नंबर 2 और 4 प्लस 5 जो स्पेशल यूपी के लिए बारे में बात की जाती है, वहाँ पे लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पे जो सवाल है या फिर जो हमारा ये कोर्स का फीचर्स है, मैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ आपसे कि क्या क्या वास्तव में फीचर्स। देखिए, ये जो फीचर्स है, पहले जो हमारा लेक्चर होगा, ये लेक्चर पहले तो बाईलैंग्वेज होगा। ठीक है, मतलब आपका हिंदी में भी होगा और इसके बाद जो है कि आपका इंग्लिश में भी होगा। इंग्लिश में भी मैं कवर करूंगा। जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं इंग्लिश और हिंदी में करना चाहिए, वहाँ पे मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्ति का विभाजन या कार्य का विभाजन, ये हम वर्ड यूज करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जुडिशरी आती है, न्यायपालिका आती है, लेजिस्लेचर आता है, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी आती है। तो ये सारे वर्ड हम यूज करते चलेंगे। अनुच्छेद, आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल में कहाँ कहा गया है, और जो आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर है उस चीज़ को। जो दूसरा होगा हमारा इसका फीचर्स है, ये फीचर्स हम आपका पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 6, मतलब जो जीएस का पेपर होता है, अब तो यूपी पीसीएस में जो है कि केवल जीएस का पेपर है, इसमें हम कवर करेंगे।
और भी हम डिस्कस करेंगे जितने भी डायमेंशन इसमें पॉसिबल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो सवाल होते हैं हमारे जनरली अब डिपेंडेंस करते हैं जो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं, उसमें मोर देन 1000 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो, करंट अफेयर एंड स्टैटिक्स विद स्टैटिक्स। करंट अफेयर्स मतलब जो स्टैटिक्स पार्ट जो करंट अफेयर्स में रहे हैं उनको लेकर के करते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, सप्रेशन ऑफ द पावर को करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा ये हमारे, ये जो कि आपका हेडलाइन रहेंगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन पीसीएस 2023 मेंस के लिए है, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने चले रहेंगे जो आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। टॉपिक क्या है, सबसे पहले देखिए टॉपिक्स, टॉपिक क्या है या फिर सब्जेक्ट ले सकते हो। ये टॉपिक का सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्ति का विभाजन। विभाजन तो आपके दिमाग में आएगा शक्ति का विभाजन या फिर कार्य का विभाजन, या कार्य का विभाजन, या ड्यूटी, सेपरेशन ऑफ द ड्यूटी कह सकते हो आप, कोई गलत नहीं होगा। तो आपके दिमाग में आएगा रियल में सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्ति का विभाजन या कार्य का विभाजन मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कम से कम 2 या 3 या फिर जो भी हो, 5 10 जो भी हो, जो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर जो बॉडी हो या इंस्टीट्यूशंस जो भी हो, इंस्टीट्यूशंस जो भी हो, इसमें इनका इनका एक तरह से बोल सकते हैं जो वर्क हो, जो वर्क होता है इनका क्लियर डिवाइड किया गया हो। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, तो घर में सबको अपना काम, अपना दायित्व, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी मर्यादा पता होता है कि हमें कब कहाँ कैसे तक जाना है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे न्यायपालिका, जैसे जुडिशरी, जुडिशियरी। इसके बाद दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पे, दूसरा होगा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। और तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ये विधायिका, ये कार्यपालिका, कार्य कार्यपालिका है, और ये विधायिका है, विधायिका है, और ये न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कुछ इस तरह से मतलब कार्य का विभाजन होना चाहिए। मैं अलग पेपर अलग मतलब ले लूंगा, अलग तरीके से पेज ले रहा हूं। अब यहाँ पे पेज में हम कुछ ऐसे पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड बना करके अब हम बात करेंगे। यहाँ पे हम जुडिशरी, जुडिशरी या फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका या फिर लेजिस्लेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे। ये तो पहले नंबर पे हो गए, या दूसरे नंबर पे हम करेंगे लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, या फिर बोल सकते हो न्याय कार्यपालिका, विधायिका इसको बोलेंगे, सॉरी, विधायिका, ठीक है। लेजिस्लेचर, विधायिका। और तीसरा जो होगा यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव मतलब आपका विधायिका हो गई, ये कार्यपालिका, ठीक है। क्या है ये? कार्यपालिका। इस चीज को लेके हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात ये कही जा रही है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जनरली बात की जाती है सेपरेशन ऑफ द पावर की। यहाँ पे टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, एसओपी, सेपरेशन ऑफ द पावर। अब हमारे दिमाग में आती है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए, जो भी कार्य जुडिशरी या न्यायपालिका होती है, इसका जो पहला पहला कर्तव्य है, जो काम है, वो जो है कि क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, गार्जियन है। ये वॉच डॉग,
वॉच डॉग की तरह काम करती है। किसका? संविधान का। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में विधिवत लिखा गया है, संविधान का रक्षक या संविधान को इंटरप्रिटेट करने का जो अंतिम अधिकार है वो जो है कि किसके पास है? वो जो है कि न्यायपालिका के पास है। मतलब ये है कि जैसे ये वॉच डॉग करती है, और इसका क्या है? मेकिंग, बनाना या बिगाड़ना, एबोलिश, अबोलिश करना या बनाना। क्या? लॉ, लॉ को बनाना या बिगाड़ना जो कि लेजिस्लेशन का काम है, और इसको इनटू एक्शन में लाना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की काम है। अब बात समझिए, अब इसका सिनारियो फिर बदलने जा रहा है, फिर हम अलग कलर से इसको इंडिकेट करने जा रहे हैं। जैसे इसने कोई लॉ पास किया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये कोई लॉ पास किया, लॉ पास किया। अब इसकी ये लॉ पास करता है, एक सेकेंड, पास करता है। अब इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव के पास है। इसके बाद जो जुडिशरी बैठी हुई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना, चेक करना कि ऐसा तो नहीं है जो ये लॉ है ये हमारे संविधान का वायलेशन करता हो। बात समझ रहे हो आप? तो इसी के लिए जब ये चेक करती है तो कभी कभी ये कहा जाता है कि जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, ये जो है कि विधायिका या लेजिस्लेचर के कार्य में बाधा डाल रही है। जुडिशियल इंटरफेरेंस, न्यायपालिका हस्तक्षेप, कहाँ पे? लेजिस्लेशन में, जो कानून बनाया जा रहा है इसमें जो है कि आपकी जो न्यायपालिका है ये जो है कि आपकी इंटरफेरेंस करती है। अब हमने बेसिक देख लिया। अब देखिए न्यूज में क्यों है। न्यूज में जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ द पावर है ये इस समय न्यूज में क्यों है? देखिए न्यूज में इसलिए है कि जो जजेज की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें डिले मतलब देरी देखी जाती है। देरी ये देखी जाती है कि जब हमें पता है कि जो कोलोजियम सिस्टम है, जो हमारा कोलोजियम जो सिस्टम है ये क्या करता है? ये रिकमेंडेड करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से कहता है कि फला फला आदमी को आप आज अपॉइंटमेंट करिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? उसको डिले करती है या जल्दी से जो कि डिसीजन नहीं सुनाती है। ठीक है, इसमें जुडिशरी हमेशा नाराज होती है और ये गवर्नमेंट से कहती है कि आप देखिए ये सही नहीं कर रहे हो, आप इसको सही करिए, क्योंकि जुडिशरी का काम ये है कि जुडिशरी जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसको जल्दी करिए। अगर आप डिले करेंगे तो जो वर्कलोड है जुडिशरी के, ऑलरेडी बहुत से केसेस जो पेंडिंग है ये भी जो कि पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को लेकर हमेशा जुडिशरी नाराज होती है और लेजिस्लेशन को डांट फटकार लगते रहती है। इसमें होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई डिले करते हैं ये बहुत। दूसरी चीज, दूसरा जो न्यूज में रहा है, ठीक है, जो दूसरा न्यूज में रहा है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये कहते हैं कि इतिहास में या फिर हमारे संविधान में, हमारे सिस्टम पॉलिटिकल में जो बेसिक स्ट्रक्चर का वर्ड जोड़ा गया संविधान में बाई केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में ये सही नहीं था। इसने जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, इसके काम करने के तरीके को या जो शक्ति है 368 संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन करने का संविधान में, उसको जो है कि कम कर दिया है। ये जुडिशरी का जो है कि ज्यादा एग्रेशन देखने को मिला है। ऐसा वर्ड यूज किए थे हमारे जो है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहें।
तो ये जो केशवानंद भारती केस 1973 कब आया था? 1973 में। जब 1973 में आया था, इसने वर्ड जोड़ दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अगर कोई लॉ ऐसा है संविधान का कुछ बेसिक फीचर्स अगर वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। जैसे एनजेएसी, क्या एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था, इसमें इसने जो है कि स्ट्रक डाउन कर दिया, कह करके ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंसी को जो है कि खत्म कर दी। इस वजह से हम इसको जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बात समझिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। और एक ये फीचर्स है बेसिक स्ट्रक्चर का, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो फीचर्स है, एक इंडिपेंडेंस बॉडी होगी जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी फ्री एंड फेयर। इसके बाद और भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। हमेशा ये कहा जाता है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाएगी तो इसमें बेसिक जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर बेसिक फीचर्स है, तो वो कहीं ना कहीं वायलेट करेगी इस वजह से। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी बात कही जाती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि एनजेएसी के थ्रू कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं, अभी जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर ने ये कहा था कि जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की जब जज अपॉइंटमेंट हो तो उसमें केंद्र सरकार की भूमिका हो। जब स्टेट या हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट हो जिस स्टेट के हाई कोर्ट में, ठीक है, वहां के राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेशन हो। बट अभी ये 3 एलिगेशन लगाया गया है, बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को लेकर के इसके बाद दोस्तों अब हम आएंगे सेपरेशन ऑफ द पावर की बात करेंगे कि कहां पे मेंशन है, कैसे मेंशन किया गया है इस चीज को। जैसे हम यहां पे देखेंगे, एक सेकेंड, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ जो पावर है ये हम कहां पे मेंशन की गई है, कैसे मेंशन किया गया है, और इन सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। अब ये कह रहा है कि ईच, देखिए मतलब ईच का मतलब ये हो गया, हमें पता है, हमने अभी ये भी डिस्कस किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या कहा। सेपरेशन ऑफ द पावर इंडिया में जब बात की जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बात कर रहे हैं हम कि ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको लेकर के। तो ये कह रहा है कि जो ईच का प्रत्येक मतलब जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो ये तीनों की बात की जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि जो तीनों इंस्टीट्यूशंस या तीनों जो ऑर्गन हैं हमारा, जो कहा जाता है सेपरेशन ऑफ द पावर की बात की जाती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं। क्या करती हैं? चेक एंड बैलेंस, मतलब ये करते हैं कि जो लेजिस्लेचर, जो विधायिका है वो मनमन्ना काम ना करे, ऐसा ना हो कि जो भी मन में आए वो सारी चीजें करते चली जा रही हो। तो उसके लिए काम करना होता है किनके बीच में, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसके बाद पहला ये हो गया। दूसरे की जो बात करते हैं इसमें ये कहा जाता है जो हमारा संविधान है, ठीक है, ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट और रिजिड सेपरेशन ऑफ द पावर की बात करता है, लेकिन कुछ जगह ये ओवरलैप भी करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर कहाँ पे नहीं करता है, कहाँ पे करता है, तो जनरली देखा यह जाता है कि जो आर्टिकल 50 है हमारा संविधान का, संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसमें हालांकि बात की गई है सेपरेशन ऑफ द, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो हमारा आर्टिकल 50 है
डीपीएसपी, डीपीएसपी, इसमें ये कहा जाता है जुडिशरी, जुडिशरी अलग होगी किससे? एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव क्या है? हमने अभी डिस्कस किया था। एग्जीक्यूटिव वो होती है ऑर्गन जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है कि ये लॉ बनाए गए लेजिस्लेचर से काम करती है, कहती कि हमें कैसे काम करना है और इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये जो है कि इनको अलग अलग बोला गया कि ये अलग हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। कहाँ पे? अंडर आर्टिकल 50 और डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इस चीज को लेकर के बात कही गई है जो हमारे संविधान में बोली जाती है। लेकिन ये बात नहीं कही गई लेजिस्लेचर से, इनके बीच में ऐसा नहीं कि नहीं बोला गया है, इनके बीच में नहीं बोला गया 50 में। ये बात की गई है एग्जीक्यूटिव जो काम को इम्प्लीमेंट करती है, कानून को जो बनाती है उसको लेकर के बात करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 361, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से बात करेंगे। जब हम बात करते हैं आर्टिकल, एक सेकेंड, जब हम आर्टिकल अंडर आर्टिकल की बात करते हैं, कौन से आर्टिकल की अंडर की बात करते हैं? जब हम 361 आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। आप कहेंगे कि अब प्रेसिडेंट और गवर्नर कहां से आ गया? अब देखिए क्या है इसमें चक्कर। यहां पे बात यह है कि जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेशन, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य में, और पार्लियामेंट 3 लोगों से होकर के बनती है, ये हमें सभी को पता है। कौन कौन होते हैं? पहला होता है प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा कौन होते हैं? लोकसभा के एमपी होते हैं, और तीसरा जो होते हैं ये राज्यसभा के एमपीज होते हैं। अब कहेंगे ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहां पे काउंसिल होती, जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये 6 या 7 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। चलिए यहाँ बात करते हैं हम, जब यहां से निकल करके आते हैं कुछ लेजिस्लेचर जो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ पे भी बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जनरली हम बात करते हैं लेजिस्लेशन या फिर पार्लियामेंट के सेंस में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, इसका क्या है? ये जो है कि हेड इसको कौन करता है? हेड जो कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट पे लेवल पे करता है, और स्टेट लेवल पे जो हेड करता है इसको, ये जो कि चीफ मिनिस्टर होता है। यह किस लिए होती है ये देख लीजिए, एडवाइज करती है। क्या कार्य करती है? ये एडवाइज सलाह देती है। किसको? ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को देते हैं। और ये जो है कि किसको देते हैं? गवर्नर को। अब यहां आ रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जो 361 आर्टिकल के अंतर्गत बोला जा रहा है, प्रेसिडेंट और उनके प्रोटेक्शन जो दिया जा रहा है यहाँ पे 361 आर्टिकल के अंतर्गत। इसमें क्योंकि इसमें बात ये भी है, हालांकि संविधान में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना एन एडवाइज पर अगर कोई काम करते हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इनके द्वारा किए गए काम, जैसे मान लीजिए 5 साल के हैं और 5 साल के दौरान ही इनकी डेथ हो जाए, या फिर इनको इम्पीचमेंट कर दिया जाए, या प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को हटा दिया जाए, तो इनके द्वारा किया गया काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एन एडवाइस पे काम किए हैं। दूसरी तरफ अगर ये इनके बिना एन एडवाइस पे काम करते हैं तो ये इनका काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। दोनों के सेंस में बात कर रहे हैं। हालांकि गवर्नर का कुछ जो कि एक्सेप्शन, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर बोला जाता है, उसको छोड़ करके फिर उसके बाद कहा जाता है, जो नेक्स्ट बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ द पावर को लेकर के, ये बात की जाती है आपकी आर्टिकल 105 और 194। ठीक है, 194, ये दो आर्टिकल को लेकर के बात की जाती है। जब हम 105 के बारे में बात करते हैं तो ये जो है कि आपके जो एमपीज होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके कॉन्टेक्स्ट में 194 जो एमएलएज होते हैं या फिर एमएलसीज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। ये कुछ अगर इनको प्रिविलेजेस मिले होते हैं, क्या प्रिविलेजेस, मतलब इनको कुछ छूट मिली गई होती है, अगर ये कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर जो कि कोई केस जल्दी से दर्ज नहीं होता, क्योंकि इनको कलेक्टिव और पर्सनल कुछ प्रिविलेजेस वगैरह मिली होती है। इसके बाद 122 हम आर्टिकल नेक्स्ट में चलते हैं, जो करते हैं आर्टिकल 122। और इसके बाद अगर हम बात करें 212, इसमें जो बात की जाती है, इसमें यह बात की जाती है जो इंक्वायरी द प्रोक्लामेशन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, इंक्वायरी इनटू, ये कहा जाता है कि जो कोर्ट होती है, जो कोर्ट होती है, ये लेजिस्लेशन के वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, मतलब जो पार्लियामेंट, यहाँ पे लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, ये तो यहाँ पे हम दोनों लोगों से बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे 122 आपका पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, दूसरा बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें कहा जाता है जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो वर्क करते हैं, वर्किंग होती है हाउस में, तो उसमें जुडिशरी जो है कि इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बात समझ रहे हो आप? तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारे संविधान में हालांकि क्लियर सेपरेशन ऑफ द पावर का बात नहीं की गई, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात कही जाती है कि हम एक दूसरे के टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई केशवानंद भारती के 1973 के अंतर्गत, यहां पे मैं फिर से ऐड कर रहा हूं, जब बेसिक स्ट्रक्चर ऐड किया गया 1973 में, कौन सा केस के अंतर्गत, केशवानंद भारती केस के अंतर्गत जब हम ये इंक्लूड कर दिए वर्ड के बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या किया, पार्लियामेंट या फिर ये बोल सकते हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 368, या हालांकि 368 जो अमेंडमेंट होता है ये स्टेट असेंबली के पास नहीं जाता है, इसके अंदर स्पेशली पार्लियामेंट के अंतर्गत बात की जाती है। जो 368 होता है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो पार्लियामेंट है इसकी पावर को कम कर दिया गया। ऐसा ही वर्ड यूज करते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई केशवानंद भारती केस। ठीक है, और इन 1973 में जो कि ऐड किया गया। इसमें कहते हैं कि इसने जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इसके बाद ये भी चीज है कि कुछ ऐसे केस हम देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, कुछ ऐसे केस देखने को मिलते हैं, एक सेकेंड, ऐसे केस में जैसे अंडर आर्टिकल
में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। कौन? जुडिशरी, एक सेकेंड, जुडिशियरी, न्यायपालिका और लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन या फिर विधायिका, विधायिका या कार्य न्यायपालिका, कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं ये एक दूसरे को भर लैप कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें जो अंडर आर्टिकल 13 की बात किए थे, इसमें जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, क्या है? न्यायिक समीक्षा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से यहाँ पे या फिर आर्टिकल 13 से कॉन्टेक्ट ये है, मान लीजिए लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कोई लॉ पास करती है, लॉ कोई पास कर दिया, और अब क्या है, जुडिशरी को ये लगे कि नहीं जो लॉ पास किया गया है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स है या फिर उसका कुछ मेजर पार्ट को वायलेट करती है, उसको कहीं ना कहीं शक्ति को कम करती है, तो जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी अंडर आर्टिकल 13 ये क्या करेगी, उस लॉ को या फिर एक्ट बोल सकते हो, उसका रिव्यू करेगी या जांच करेगी। ठीक है, जांच करेगी या रिव्यू बोल सकते हो। और अगर रिव्यू में अगर ये पाती है कि नहीं जो लॉ बना हुआ है ये कहीं न कहीं वायलेट करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को, तो स्ट्रिक्ट डाउन कर देगी, मतलब उसको असंवैधानिक और संवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक का मतलब अब ये कानून कानून नहीं रहा, खत्म हो गया। जैसे केस कौन सा अभी लेटेस्ट में NJAC 2015 में ये केस आया हुआ था, इसने कहा कि ये जो केस है इसमें जो है कि वायलेट करता है। दूसरा जो आता है यहां पे अंडर आर्टिकल, आर्टिकल यहां पे दो है 32 और 226, आप समझ रहे हो, 226। अब इसमें क्या बात कही जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्या बात कह रहे, रेमेडी, रेमेडी की बात करती है। रेमेडी का मतलब यह है कि आपको सहायता देना, रेमेडी से मतलब यह है सहायता। हो सकता है कि कुछ और हिंदी स्पेशली कुछ बन के आए गूगल से, आप जब रेमेडी को करिए एक तरह से आप समझिए कि सहायता करना होता है, रेमेडी करना होता है। ठीक है, इसमें यह कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी होती है किया जाएगा अगर आपका फंडामेंटल राइट या वायलेट होता है तो किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपका हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में रेमेडी की जाएगी। बात समझ रहे। और इसके बाद एक आर्टिकल और आता है, यहाँ पे हम नया पेज ले लेंगे, एक आर्टिकल 142, एक सेकेंड फिर हम यहाँ पे इरेज करेंगे इसको, कौन सा आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 142। इसमें क्या किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपने कोई कानून या फिर ओपिनियन को इन्फोर्स कर सकती है गवर्नमेंट को कि भाई आप इसको इम्प्लीमेंट करिए या फिर इस पे आप कानून बनाइए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो जो अभी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मार्च में, शायद मार्च 2023 में अपना वर्डिक्ट दिया था, और इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के जब मानसून सीजन सेशन चल रहा था, मानसून सेशन, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको, मानसून सेशन, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक सेकेंड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का बिल 2023 आई, इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आया। हालांकि एक अलग कंट्रोवर्सी है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो ये बिल आई है 142 जो आर्टिकल है, ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे जो कि कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, अगर कहता है ये कि नहीं आप इस पे जो है कि कानून बनाइए, जैसे ट्रिपल तलाक पे भी आया हुआ था। लेकिन ये लेटेस्ट अभी जो कि इशू था, इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। बात समझ गए? यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप लेकर के कि हिस्ट्री क्या रही। देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है ना, अरिस्टोटल जो है कि आपका फर्स्ट सेंचुरी में जो थे, इन्होंने फोर्थ सेंचुरी बीसी, बिफोर सेंचुरी, जो फोर्थ सेंचुरी में अरिस्टोटस जो है कि एक कॉन्सेप्ट लाया था सप्रेशन ऑफ द पावर, या फिर अलग वर्ड में सप्रेशन ऑफ द ड्यूटी की बात किए थे। लेकिन जब हम आते हैं और आगे आते हैं, जब 18th सेंचुरी में आते हैं, जो फ्रांस के फ्रेंच फिलोसोफर एक करके थे मोंटेस्क्यू, इन्होंने एक वर्ड फिर लेकर के आया सेपरेशन ऑफ द पावर को लेकर के, कि नहीं साइंटिफिक तरीके से कुछ जो है कि अलग अलग किया जाए, मॉडर्न टाइम में बात करते हैं, ठीक है। और ये जो है कि सेपरेशन ऑफ द पावर की इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, जैसे अगर आपके दिमाग में आएगा, रियल में सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ द पावर की अगर हम बात करते हैं कि रियल में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए सेपरेशन ऑफ द पावर, क्यों नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर सेपरेशन ऑफ द पावर की बात की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट, जैसे मान लीजिए प्रोटेक्शन, पहला हम यहां पे देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, जैसे मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करती है कौन, गवर्नमेंट, तो आप किसके यहां दुहाई देने जाएंगे अपने मूल अधिकार को बचाने के लिए। 32 और 226 के अंतर्गत आप जुडिशरी के पास तो जाएंगे ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जाएंगे, यही तो करेंगे ना आप। तो इसलिए जो सेपरेशन ऑफ द पावर की चीजें हैं सही हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी की बात की जाए, एब्सेंस ऑफ द पावर प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द पावर, ये कहा जाता है अब्यूज ऑफ पावर। जैसे मान लीजिए अगर कोई चेक एंड बैलेंस करने के लिए ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ना हो, तो जो हमारे नेता हैं ये तो मतलब फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां उड़ा के रख देंगे ना, अलग अलग तरीके करके सबका जो कि ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन करें। दूसरा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, तीसरा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जैसे जुडिशरी क्या है, जुडिशरी क्या है, उसको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व पता है उसको। ये जो है कि क्या करती है, ये रिव्यू करती है कि जो कानून बना हुआ है वो सही है या गलत। इसके बाद जो लेजिस्लेशन होता है ये लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो होती है वो करती है। तो ये लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद सेपरेशन ऑफ द पावर से ये भी फायदा है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ये कहीं ना कहीं बचेगा। अगर मान लीजिए जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव को पता है तो वो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को न मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया में अभी तक, तो एनजेएसी चैलेंज डिसीजन फंक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग लैक लेड टू इंक्रोचमेंट ऑफ द ऑर्गन, मतलब ये एनजेएसी का जो इशू आया हुआ था, अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसके लिए वो हो जाना चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, तो अगर इसके वे फॉरवर्ड की बात किया जाए तो इसमें ये बताया जा रहा प्रमोशन प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, पहला आपका क्या होना चाहिए, चेक एंड
बैलेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा पावर दूसरे को कम पावर, बस समझ लो। दूसरा, एक टाइम लाइन होना चाहिए। अगर कोई काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के लिए टाइम लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम लाइन होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लेट इंक्रोचमेंट अदर आइटम। जो इंक्रोचमेंट होता है, इंक्रोचमेंट मतलब एक दूसरे की एरिया में जाकर के काम कर लेना। आप समझ रहे हो? जैसे लेजिस्लेशन ने कोई कानून बनाया और जुडिशरी जाके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये चीज ये है कि ऐसा नहीं कि जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसको शौक है, नहीं, उसका काम ही है कि कानून को देखे कि कितना वायलेट कर रही है या कितना नहीं कर रही है। इसके बाद अगर हम देखें कुछ जो केसेस आए हुए थे, केशवानंद भारती केस, IRLO, जो दो केस आया हुआ था केशवानंद भारती केस में, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू जो आया था IR-ECO में आया हुआ था। इसके बाद अगर स्टेप 2 फॉरवर्ड में देखा जाए तो जो एनजेसी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, प्रमोट रेजोल्यूशन की बात की जाती है। तो ये आप देखिए यहाँ पे जो सवाल बनेंगे, अगर सवाल को हल करना है हमें तो सवाल कैसे हल करेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाएंगे। कहेगा जो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्लियर नहीं है। नॉट, आपको 150 मार्क्स में लिखना हो या 250 मार्क्स में। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा अब तक के लिए, यह पूछ देगा व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द पावर। सेपरेशन, एक सेकेंड यहां पे मैं लिख रहा हूं, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर क्या है? क्वेश्चन नंबर जब 3 बनेगा तो ये बोलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर। इसके बाद चौथा जो सवाल बनेगा इसमें यह पूछेगा कि कहां कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है ओ सेपरेशन ऑफ द पावर, या फिर जुडिशरी, जुडिशरी जो कि स्टॉप करती है, रोकती है किसको? लेजिस्लेशन को। जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कहां कहां पे रोकती है, हमने जो आर्टिकल बात किया था। इसके बाद जो कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एंड जुडिशियल रिव्यू। एक सेकेंड यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा वास्तव में है क्या, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड लिखना होगा आपको। अगर छठा क्वेश्चन अगर बनता है आगे तो वो बोल देगा कभी अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट, या फिर बोल सकते हो जो केशवानंद भारती थे, केरला से बिलोंग करते थे मठ से, उनकी डेथ हो गई। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किए तो ये आपसे ये पूछ देगा कि कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करती है, रिस्ट्रिक्ट या फिर स्टॉप करती है किसको, क्योंकि लेजिस्लेशन को, कार्य विधायिका को। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि हमारा सेपरेशन ऑफ द पावर, बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या है, कैसे काम करता है। आगे हम पॉलिटी का एक दो क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंस करेंगे जिसको 360 डिग्री डायमेंशन में हम कवर करेंगे। और हमारा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जब तक क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हम जो टॉपिक कवर करेंगे हम जनरली बता देते हैं आपको कि क्या क्या हम कवर करेंगे टॉपिक में, फिर से बता देता हूँ आपको। टॉपिक क्या होगा हमारा, जब हम यूपी PCS 2023 का जो मेंस में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पॉलिटी करेंगे, दूसरा हम इकोनॉमिक्स का करेंगे, तीसरा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का करेंगे, और इसी में स्पेशल यूपी को भी कवर कर लेंगे।
चौथा जो मैं करूंगा इसमें आपको बोल सकते हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहाँ हो जाएगा गवर्नेंस। और चौथा जो करूंगा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम जो कि पॉलिटी पीसेस का जो करने के लिए करें, कम से कम हर सेक्शन से हम 10 से 15 क्वेश्चन कवर करेंगे, 10 से 15 से क्वेश्चन सभर टॉपिक कवर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन बना के दूं, इसमें हम ये कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, टॉपिक ले लिया और उसको हम 360 डिग्री से के एंगल से जो कि हम कवर करेंगे। और एक टॉपिक में जब होगा, एक जो कि वन टॉपिक में आपका कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो कि कवर होंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस में ज़्यादा बड़े सवाल नहीं पूछता है, टू द पॉइंट डायरेक्ट पूछ लेता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आज का डिस्कस किया और आई होप कि आप इससे कंफर्टेबल होंगे। और कोई डाउट्स क्वेरी होगी एजुकेशन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हमको क्लियर करेंगे। और अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आप हमारे कम्युनिकेशन से जो कि हैप्पी हैं और जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे अपनी जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और बस यही एक ऑब्जेक्टिव है सीएस सेंटर दिल्ली का कि हमारी जो टीम है अपने एक्सपीरियंस नॉलेज को जो कि शेयर करे, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।